हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का लेक्चर नंबर है 03, जिसके अंदर आज अपन को बात करनी है कुछ बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, बेसिक अगर बात करें तो इससे पहले अपन ने भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, जिसके अंदर बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा था, सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें अपन ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन थी, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए, फिर अपन ने कुछ सेल ऑर्गेनल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ ईआर हो गया, या फिर अपने पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, उसके बाद गोल्जी बॉडी था अपने पास। तो ऐसे करके अपन ने कुछ सेल ऑर्गेनल्स तो पढ़ रखे हैं और कुछ आज और पढ़ेंगे, जैसे कि इसके अंदर तीन बड़े मेन अपने पास सेल ऑर्गेनल्स होंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहला कौन सा होगा इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्लास्टिड्स एंड थर्ड अपन पढ़ेंगे वोक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद सेल डिवीजन के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है, ये है द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि पूरे शहर की जो बिजली है वो बेसिकली कहाँ से आती है, बिजली घरों से आती है। तो बेसिकली वैसे ही क्या है कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, अपनी जो एनर्जी होती है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया से बन के आती है। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से बन के आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल की जितनी भी एनर्जी होगी वो कहाँ पर स्टोर्ड रहेगी, वो रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे जैसे सेल को रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे एनर्जी को बेसिकली सप्लाई करता रहेगा सेल के अंदर। ठीक है, अपन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसलिए अपन को एनर्जी चाहिए होती है। या फिर अपनी सेल है वो बेसिकली क्या करती है, कुछ नया सबस्टांस अगर बनाना होता है, कोई केमिकल है या फिर कुछ भी मान लो बनाना है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो गया या फिर कुछ भी हो। ठीक है, सेल की कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी बनाना हो तो बेसिकली एनर्जी चाहिए होगी। कोई मैकेनिकल वर्क करना है तो भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी बेसिकली कहाँ से आएगी, वो आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो भी अपन खाते हैं उसको क्या करता है, पहले एटीपी के अंदर बदलता है। ठीक है, एटीपी बेसिकली आप बोल सकते हो द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल की जो एनर्जी करेंसी है यानी कि जो पैसे हैं वो कौन है, एटीपी है बेसिकली। ठीक है, जैसे अपन कोई सामान लाते हैं तो अपन को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो बेसिकली एनर्जी के लिए क्या जरूरी है, एटीपी है। ठीक है, एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली अपने पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म हो गई। बेसिकली ये जो कंपाउंड है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह से ये बनता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो बेसिकली एटीपी के अंदर क्या होता है, कुछ एनर्जी स्टोर रहती है। ये जो एटीपी है वो बेसिकली बाद में एडीपी के अंदर बदलता है। ठीक है, एटीपी है वो क्या होता है, एडीपी के अंदर बदलता है और इस दौरान हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, जो एटीपी होगी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, वो एडीपी के अंदर टूटेगी, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी बेसिकली सेल यूज लेगा। ठीक है, फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया, जो कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह से बनता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर बात करें तो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसी दिखेगी इसकी। ठीक है, ये हो गई अपने पास आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। और बेसिकली ये अपने अंदर की तरफ जो होगी वो क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, और इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली फोल्डेड रहती है। ठीक है, यानी कि फोल्ड बहुत होते हैं इसके अंदर। जैसे कि मान लो ये कुछ आपको ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये आपकी कुछ ऐसी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है। बताने को मैंने कुछ ऐसे फोल्ड बनाए पर बहुत ज़्यादा फोल्ड होती हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है। ठीक है, अब पोरस क्या हो गया, पोरस का मतलब यहाँ पे छेद बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे आउटर मेम्ब्रेन में जो छेद होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या हो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह है या फिर जो भी मिनरल्स वगैरह है वो आराम से क्या हो जाए,
माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर से पास हो जाए, ठीक है। और जैसे ही ये अंदर आता है तो अंदर आने के बाद क्या होता है कि इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आता है और यहाँ पे बेसिकली एटीपी का निर्माण होता है। बहुत हाईली मैकेनिज्म, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मेथड यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से एटीपी वगैरह बनते हैं। पर वो अपन को नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा तगड़ा इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। हायर क्लासों के अंदर आप यहाँ पे पढ़ोगे कि कैसे एटीपी बनती है, फिर एटीपी से एडीपी कैसे बनता है और एनर्जी कैसे रिलीज होती है, ठीक है। तो बेसिक ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पूरा होता है, ठीक है। हालांकि इतना ही दे रखा है तो बुक में जितना दे रखा है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, द पावर हाउस ऑफ द सेल है। सेल की पूरी एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बेसिक क्या होता है यहाँ पे, एटीपी बनती है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस से बना हुआ एक कंपाउंड है। और बेसिक बात करें तो इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की। एटीपी है वो एडीपी के अंदर चेंज होता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी यहाँ पे सीक्रेट होती है। और बेसिक आपकी ये स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक बाहर की लेयर होती है जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा पोरस होती है, यानी छेद बहुत ज़्यादा होते हैं। और अंदर की तरफ होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि हाईली फोल्डेड रहती है, ठीक है। और ये चीज़ है, इसके अंदर इतने ज़्यादा पोर नहीं होती। और ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है इसके बीच में, जिसमें अपने पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इस जगह पे आ जाते हैं। और बेसिकली फिर आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, एटीपी बनती है, ठीक है। वो मैकेनिज्म अपन को नहीं पढ़ना है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कि है प्लास्टिड्स, ठीक है। अब देखो प्लास्टिड्स से स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो प्लास्टिड्स, देखो पहली बात तो ये कि ये प्लास्टिड्स एनिमल सेल के अंदर तो होंगे ही नहीं, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। ये जो प्लास्टिड्स है वो बेसिकली अपने प्लांट सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, समझ में आ गई बात है। अब देखो जैसे नाम सुना होगा कि क्लोरोफिल, ठीक है, वो एक प्रकार का प्लास्टिड ही होता है, ठीक है, वही होते हैं प्लास्टिड। तो मेरे पास प्लास्टिड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और कुछ मेरे पास यहाँ पे क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दो प्रकार के हो गए प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली जो मेरे पास क्रोमो का मतलब हो गया कलर, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ कलरफुल अपने पास प्लास्टिड्स है तो उसको बोल देंगे क्रोमोप्लास्ट। और कुछ क्या होते हैं कलरलेस, ल्यूको का मतलब क्या हो गया, कलरलेस। तो अगर कोई प्लास्टिड कलरलेस है यानी उसका कोई कलर नहीं है तो बेसिकली उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और क्रोमोप्लास्ट का मतलब हो गया कलर वाले प्लास्टिड्स, ठीक है। अब कलर वाले प्लास्टिड्स बेसिकली जैसे आप ले सकते हो, जैसे क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के अंदर बेसिकली क्या होता है आपके यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी ग्रीन कलर का होता है ये। और फोटोसिंथेसिस में यूज आता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से आपको पता होगा फूड बनेगा, यानी फूड बनाने का, मेकिंग फूड एंड स्टोरेज। तो फूड को स्टोर और बनाने का काम बेसिकली क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। समझ में आ गई। पहली बात तो ये प्लास्टिड्स हैं वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होते, प्लांट सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। और प्लास्टिड्स दो प्रकार के हो गए, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा होता है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, फूड को बनाने का और स्टोरेज का काम होता है इनका, ठीक है। ये चीज़ है। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली कलरलेस होते हैं और इनका काम क्या होता है, प्रोटीन हो गया, ठीक है, कुछ न्यूक्लिक एसिड हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए, इन सभी का स्टोर करना, ठीक है। तो इनका जो स्टोरेज होगा वो बेसिकली कहाँ होगा, ल्यूकोप्लास्ट में होगा, यानी कलरलेस प्लास्टिड्स के अंदर होगा, ठीक है। तो बेसिक अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डबल्ड मेम्ब्रेन रहते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन रहते हैं ऐसे कुछ, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। तो ये जो अपने पास है ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। और ये जो पूरा पार्ट है वो बेसिकली कुछ फ्लूइड से भरा रहता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, ऐसे कुछ गोटियां सी नजर आएगी इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे कुछ सर्कुलर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखेगी, ठीक है। पर्टिकुलर एक को तो बोलते हैं ग्राना, ठीक है, एक बेसिकली इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं,
ग्राना बोलते हैं। और ये जो लेयर होती है वो बेसिकली क्या होती है, जैसे गोल गोटियाँ होती है ना, बेसिकली उसके ऊपर एक एक ऐसे क्या होती है, लेयर बनती जाती है ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली एक पूरी लेयर को अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, एक लेयर को बोलते हैं बेसिकली थाइलाकोइड, ठीक है, थाइलाकोइड। तो ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई। तो बेसिकली प्लास्टिड क्या हो गए कि डबल्ड मेम्ब्रेन है एक, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर का जो फ्लूइड है वो स्ट्रोमा कहलाता है। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, कुछ सर्कुलर जो अपने पास स्ट्रक्चर्स होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ग्राना बोलते हैं और एक पूरे पिरामिड को अपन क्या बोल देंगे, बेसिकली थाइलाकोइड बोल देंगे, ठीक है। ये चीज़ है अपनी, समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ अपने यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रिज से बने होते हैं, जिससे क्या होता है कि फूड वगैरह अपने इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो बेसिक ये प्लास्टिड हो गया, समझ में आ गई प्लास्टिड की कहानी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो अपने सेल ऑर्गेनल है जो लास्ट है, जो कि क्या हो जाएगा, वोक्यूल्स हो जाएगा। और बेसिक अगर बात करें तो वोक्यूल्स क्या होते हैं कि ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर फूड स्टोरेज वगैरह का, डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है। कुछ फूड वोक्यूल्स होते हैं जैसे कि अमीबा के अंदर होता है, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर इनकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, लार्जर होती है। जबकि अपने प्लांट्स एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर बेसिकली ये जो वोक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, कठोरता प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेसिकली वोक्यूल्स क्या हो गए, फूड स्टोरेज वगैरह का एक ऑर्गन है, कुछ सेक लाइक थैली जैसी आकार होती है और उसके अंदर क्या होता है, फूड वगैरह स्टोर रहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये वोक्यूल्स हो गए। प्लांट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, एनिमल सेल के अंदर थोड़े छोटे छोटे होते हैं। और बेसिक ये सेल को रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करवाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो बेसिक ये हो गया आपके। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन सेल डिवीजन की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन से, ठीक है। तो सेल डिवीजन लास्ट टॉपिक रहेगा अपना इस चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म है। सेल डिवीजन बेसिक अपने क्या होता है कि एक अगर सेल है अपने पास, ठीक है, और ये जो अपने पास सेल है ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके डीएनए वगैरह हो गए, ये चीज़ें। अब क्या होता है कि सेल जब पूरा ग्रोथिंग स्टेज कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद वो क्या होती है कि दो भागों के अंदर टूट जाती है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि दो नए सेल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अपने पास है इसको बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगी, डॉटर सेल्स हो जाएगी। तो बेसिक अगर बात करें तो कोई भी सेल होती है वो क्या होती है, आगे डिवाइड करती है और अपनी जनरेशन को बढ़ाती है, ठीक है। जो अपने पास मेन सेल है उसको मदर सेल बोलते हैं और ये अपने पास डॉटर सेल्स है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। अब सेल डिवीज़न होती है दो प्रकार की, एक तो होती है माइटोसिस, ठीक है, और एक बेसिक होती है अपने पास मियोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस बेसिकली क्या होता है कि जनरली पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है वो किस विधि से डिवाइड करती है, वो बेसिकली आपके माइटोसिस से डिवीज़न करती है, ठीक है। जितनी भी सेल है, जैसे इंजरी वगैरह हो गई तो उसको वापस रिकवर करने का भी काम क्या होता है, बेसिकली सेल डिवीज़न का ही होता है, ठीक है। तो एक सेल क्या करेगी, जनरली जो डिवाइड होगी वो किसकी सहायता से होती है, माइटोसिस की सहायता से होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो माइटोसिस है उसके अंदर तो कुछ नहीं होगा कि अपने पास एक सेल है जिसके अंदर क्या है, ऐसे कुछ एक क्रोमोजोम है, ठीक है, एक क्रोमोजोम है। थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि यहाँ पे दो क्रोमोजोम यहाँ पे बन जाएंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, सेल है वो टूट जाएगा ऐसे, ठीक है, सेल ऐसे टूट जाएगा दो भागों के अंदर, ठीक है। तो बेसिक ये हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रोमोजोम की जो संख्या है, ठीक है, क्रोमोजोम की जो नंबर है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मदर सेल के अंदर क्या था, एक क्रोमोजोम, और डॉटर सेल के अंदर भी कितने क्रोमोजोम है, एक ही क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम की संख्या मदर सेल से डॉटर सेल के अंदर चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो बेसिक ये आपका क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है। समझ में आ गई बात है। यानी कि माइटोसिस के अंदर क्या होगा, एक सेल जनरली डिवाइड करेगी अपने डीएनए को डबल करके और बाद में क्या हो जाएगी, वो डॉटर सेल के अंदर टूट जाएगी, ठीक है। और डॉटर सेल के अंदर क्रोमोजोम की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, सेम रहेगी मदर सेल के जैसी। नेक्स्ट जो अपने पास डिवीज़न है वो है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस बेसिकली जो मेरे पास है माइटोसिस है वो तो आपको जनरली पूरी बॉडी के सेल्स को डिवाइड करने के लिए आपको लगाना होता है, ठीक है, पूरा आपके नहीं है, बेसिकली इसके अंदर अलग अलग फेजेज होती है, ठीक है, वो अपन को नहीं पढ़नी होती। माइटोसिस के अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा कि
मदर सेल के अंदर डीएनए पहले डबल होगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा, डॉटर सेल के अंदर एक एक चला जाएगा और उससे क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट रहेगी। फिर आती है बात मियोसिस की। अब मियोसिस बेसिकली क्या होता है, केवल और केवल रिप्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के दौरान काम आता है। थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं, ठीक है, जब क्या हो रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न हो रहे थे, तो फिर धीरे धीरे उनमें वेरिएशन लाना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि अपने जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, इनके अंदर तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन आया है। ठीक है, कैसे आया वेरिएशन आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो अपने पास बंदर हुआ करते थे। ठीक है, फिर बंदर से क्या है कि अपन थोड़े धीरे धीरे इंसान में परिवर्तित हुए, पूंछ गायब हुई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है, वेरिएशन लाना जरूरी होता है, अपने जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आने क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। समझ में आ गई बात है, ये चीज़ है। तो वेरिएशन लाना जरूरी था, तो नेचर ने क्या किया, देखो अगर क्या होता है कि कोई भी मेरे पास सेल अगर क्या होती है, कुछ उसके अंदर गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, बेसिक यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सेल डिवाइड हो रही है तो देखो इसी डीएनए की क्या हो रही है, आगे कॉपी निकल रही है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या होता है, कोई सेल होता है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, और ये सेल का मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डीएनए है। किसी कारणों से मान लो इसके ऊपर एक्स रेज गिर गई, एक्स रेज गिरने से क्या होगा, थोड़ा बहुत डीएनए क्या हो जाएगा, यहाँ से खराब हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए थोड़ा बहुत खराब हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, जब सेल डिवाइड कर रही होगी तो इसमें क्या होगा, डीएनए की गलत फोटोकॉपी निकल जाएगी। ठीक है, और गलत फोटोकॉपी निकलेगी यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, बेसिकली कुछ वेरिएशन आया। ठीक है, कुछ अपने पास क्या आया है, वेरिएशन आया है सेल के अंदर। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, भिन्नता हो गई। ठीक है, पहले से कुछ अपने पास चेंज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली उसको वेरिएशन बोल देंगे। पर ये वेरिएशन जरूरी थोड़ी है हर बार हो, समझ रहे हो ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि यही वेरिएशन हर बार होता रहेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी थोड़ी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वेरिएशन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो बेसिकली ये वेरिएशन का जो तरीका है वो क्या है, बहुत स्लो है, बहुत धीमा है। तो इसलिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने स्टार्ट कर दिया कि दो सेल को साथ में मिलाना। ठीक है, दो सेल को साथ में नेचर ने क्या किया, मिलाना शुरू कर दिया दो सेल्स को, जिससे क्या होगा, वेरिएशन आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, अरे 100% चांस रहेंगे वेरिएशन आने के। ठीक है, एक ये सेल है, एक दूसरा सेल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अलग है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी अलग है, दोनों मिक्स होंगे तो कुछ नया बनेगा। ठीक है, तो वेरिएशन तो आना ही आना है यहाँ पे, 100% गारंटी के साथ यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो नेचर ने ये बड़ा अपने पास अच्छा खेल रचा दिया कि यहाँ पे वेरिएशन का तरीका बहुत धीमा था, तो दो सेल को साथ में मिलाना शुरू कर दिया। अब जब दो सेल साथ में मिलेंगी तो वहाँ पे वेरिएशंस आएंगे। ठीक है, ये चीज़ थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो गेमेट्स होते हैं, छोटे क्लासों से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, कि गेमेट्स होते हैं। अब गेमेट्स हैं वो बेसिकली मान लो स्पर्म हो गया या फिर ओवम हो गया, तो दो सेल जब मिलती है तभी तो क्या होता है, एक नया बेसिकली ऑफ स्प्रिंग तैयार होता है। ठीक है, तो बेसिक यही है कि दो जो सेल्स होती है उसको नेचर ने मिलाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो, वेरिएशन ज़्यादा आई। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो जैसे ही मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया सेल बन जाएगा। पर अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, चलो यहाँ वेरिएशन तो मिल ही गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हैं और इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है, तो दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। पर अब यहाँ पे देखो ये जो क्रोमोसोम है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब मान लो ये 46 का है, मान लो फिर इसने 46 वाले के साथ कंबाइन किया तो क्रोमोसोम और बढ़ेंगे, यानी जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जो कि अपने लिए एक हार्मफुल चीज़ हो सकती है। भाई एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम बिठा लोगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 100 पीढ़ियाँ चली गई तो अब तो सेल के अंदर क्रोमोसोम बढ़ गई। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक हार्मफुल चीज़ हो गई। तो फिर नेचर ने क्या कर दिया कि इसमें फिर एक डिवीजन लागू कर दिया, जो कि क्या कहलाता है, मियोसिस कहलाता है। ठीक है, ये बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, मियोसिस। और मियोसिस के अंदर क्या होता है कि जो सेल के जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। कितने हो गए, 23। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे आपकी क्या दिक्कत सॉल्व हो गई। अपना जो मेन मोटिव था वो तो वेरिएशन लाने का था, चलो वेरिएशन लेके आ गए। पर दिक्कत ये है क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, तो क्रोमोसोम को बढ़ने नहीं देना, क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। और हाफ होने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, मियोसिस होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, हाफ होने के बाद 23, ये भी 23। तो अब आपकी जनरेशन चाहे कितनी बड़े, क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली आपके यहाँ पे मियोसिस के अंदर दिखती है। समझ में आ गई। तो माइटोसिस तो सभी जगह लगाएंगे, पर मियोसिस रिप्रोडक्शन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या को आधा करने के लिए यूज में लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नोट कर लिया, अपना ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, ये चैप्टर अपना आज यहाँ पे खत्म होता है।
नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर बचा है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि अपन जल्द ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात है। उसके बाद बेसिक अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर को पहले आप नोट्स बना लें, इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, और फिर उसके बाद क्या करना है अपन को इन नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ है, तो आपको समझ में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो बेसिक पहले आपके ये रहेगा कि पहले नोट्स बना लें इन चैप्टर्स की। नेचुरल रिसोर्सेज है वो अपन जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और उसके भी 2-3 लेक्चर्स आएंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।